नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेटे बहू ने पिता के जीते जिंदगी अपनी माँ को विधवा की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। कमला जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके जीवन में ये दिन भी आएगा जिस बेटे को सारी खुशियां दी। आज उसने कमला जी को उनके पति के रहते विधवा की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया था। कमला जी और प्रताप जी उत्तर प्रदेश के अनूप शहर की पुण्य धरती पर निवास करते हैं। वह दोनों रोज गंगा जी के तट पर जाया करते थे। उनकी शादी को 16 साल हो गए थे, लेकिन उनके अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। उन्होंने हर मंदिर हर मन्नतें मांगी, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने गंगा जी के किनारे जाकर मन्नत मांगी कि अगर मेरे संतान होगी तो मैं आपके यहाँ पहली बार लेकर आऊंगी। तब जाकर 16 वर्षों बाद उनके घर में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। कमला जी के एक बेटा और एक बेटी हुई। अब उनके परिवार में खुशियों का माहौल था। वह अपने दोनों बच्चों का खूब ख्याल रखते, उनका पालन पोषण करते, दिन रात उन्हीं में लगी रहती। अब उनके दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे, वह पढ़ने लायक हो गए थे। अब उन्होंने अपने बच्चों का दाखिला एक प्राइवेट स्कूल में करवा दिया था। दोनों बेटा और बेटी पढ़ने में बहुत होशियार थे। वह हर वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम आते थे। यह देखकर कमला जी और प्रताप जी फूले नहीं समा रहे थे। देखते देखते उनके बच्चे कॉलेज में पहुंच गए। अब वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। उन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता हुई। उन्होंने अपनी बेटी के लिए लड़का खोजना शुरू कर दिया। अब उन्हें अपनी बेटी के लिए लड़का मिल चुका था। कमला जी और प्रताप जी ने अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से किया और भीगी आंखों से अपनी बेटी को विदा किया। अब उनकी बेटी अपने ससुराल में खुशी पूर्वक रह रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पति का प्रमोशन हुआ और उसे अपने पति के साथ अमेरिका जाना पड़ा। जब वह अपने पति के साथ विदेश जा रही थी, तब वह अपने माँ बाप से इतनी दूर जाने के गम में रोए जा रही थी। कमला जी और प्रताप जी ने अपनी बेटी को समझाया, इसमें रोने की क्या बात है। जब दिल करे फ्लाइट पकड़कर अपने देश अपने वतन आ जाना। बेटी को गए 2 साल हो चुके थे। उन्होंने अपने बेटे सुमित के विवाह के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया, क्योंकि कमला जी से अब घर के काम नहीं होते थे। उन्हें लगा कि बहू आ जाएगी तब उन्हें घर में काम करने में सहूलियत मिल जाएगी। जब बेटे की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, तभी उनकी बेटी अपने मायके आकर अपनी माँ के साथ शादी के कामों में मदद करने लगी। पलक के भाई सुमित की शादी बड़े धूमधाम से हुई और घर में नई नवेली भाभी आ गई। अब पलक अपने भाई की शादी निपटाकर अपने पति के साथ विदेश चली गई। कुछ महीनों तक सब सही चला, लेकिन धीरे धीरे माया के रंग ढंग बदलने लगे। उसे अपनी सास का रोकना टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। यह बात बात पर अपनी सास पर भड़क जाया करती थी और हमेशा उन पर गुस्से से भरी रहती थी। सुमित का ज्यादातर समय ऑफिस में ही बीतता था। घर में माया और उसके सास ससुर ही रह जाते थे। माया अपने पति सुमित को बहलाती और फुसलाती थी और अपने सास ससुर के खिलाफ भड़काया करती थी, जिसके कारण सुमित अपने माता पिता से कटा कटा रहता था। एक दिन की बात थी। सुमित ने अपने पिताजी से एक बाइक खरीदने के लिए रुपए की मांग की, लेकिन प्रताप जी ने यह कहकर मना कर दिया
कि वह उसकी जिंदगी की जमा पूंजी है, वह उसे नहीं दे सकते। वह जमा पूंजी उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए रखी हुई है। इस बात पर बाप बेटे में काफी बहस हुई, लेकिन एक दिन सुमित एक पेपर लेकर आया। उसने यह कहकर अपने पिताजी से साइन करवाया कि बाइक के लिए EMI किस्त के पेपर हैं। प्रताप जी सीधे साधे थे, उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास था, तो उन्होंने पेपर को पढ़े बिना ही साइन कर दिया। EMI किस्त के पेपर के बीच में सुमित ने अपने घर के पेपर भी धोखे से साइन करवा लिया। घर के पेपर पर साइन होते ही बेटे और बहू के रंग ढंग बदल गए। अब प्रताप जी और कमला जी की जिंदगी में दुख के दिन आ गए। बेटे और बहू उन्हें बात बात पर ताना मारते। एक दिन प्रताप जी और कमला जी सुबह बैठे बैठे नाश्ता कर रहे थे। घर पर कोई नहीं था। उनकी बहू अपने मायके गई हुई थी। बेटा अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और उनकी पोती स्कूल जाने के लिए कमला जी ने सुबह उठकर अपने बेटे और पोती के लिए नाश्ता लगाया और दोपहर का लंच टिफिन में पैक करके दे दिया। अब वह दोनों आराम से अपना नाश्ता कर रहे थे, तभी उनकी बहू अपने मायके से वापस लौटकर आई। दोनों सास ससुर को आराम से नाश्ता करते हुए देखकर वह एकदम से जल भुन गई और जलन के मारे अपनी सास से बोली, मम्मी जी जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना कर दे दीजिए, क्योंकि सुबह सुबह आना था तो इसलिए मैं बिना खाए पिए ही मायके से निकल पड़ी। अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उनकी बहू माया ने आज तक इस तरीके से अपनी सास से कभी काम के लिए नहीं कहा था, लेकिन आज इस तरीके से बहू के बोलने पर कमला जी और प्रताप जी हैरानी से अपनी बहू को देख रहे थे और एक दूसरे को। इतने में माया ने फिर से कहा, मम्मी जी क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा या फिर बहरी होने का नाटक कर रही हो? आज क्या हुआ है बहू जो अपनी सास से इस तरीके से बात कर रही हो? प्रताप जी ने पूछा तो माया बोली, किस तरीके से बात करूं? आप दोनों दिन भर घर में करते ही क्या हो? पड़े पड़े खाट तोड़ते रहते हो और इस समय तो नाश्ता बैठकर दोनों ठूस रहे हो। अगर सासू माँ मेरे लिए नाश्ता बना देंगी तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर देंगी। इससे पहले प्रताप जी कुछ और कहते, कमला जी कहती हैं, ठीक है बहू, लगता है बाहर से आकर थक गई हो तुम, थोड़ी देर अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। बहू चाय बनाई थी इसलिए दूध खत्म हो गया, क्या तुम्हारे लिए नाश्ते में पोहा बना दूं? इतना सुनकर माया अपनी सास पर भड़क गई। तुम लोग न काम के न काज के दुश्मन अनाज के हो गए हो। आप लोगों के रहते हुए मुझे अपनी जिंदगी में सुकून नहीं मिल रह सकता। बहुत हो गया तुम्हारा, बड़े छोटे का लिहाज बिल्कुल ही भूल गई हो क्या? आज तुम्हें हो क्या गया है जो ऐसे बात कर रही हो? आने दो आज सुमित को, फिर सारा मामला वो ही सुलझाएगा, प्रताप जी ने कहा। फिर शाम को सुमित के आने के बाद प्रताप जी ने कहा, बेटा पता नहीं आज बहू को क्या हो गया है, आज बहुत गलत तरीके से हम लोगों से बात कर रही है। पापा अब पूरा दिन आप दोनों बैठकर पलंग तोड़ते रहेंगे और खाना ठूसते रहेंगे तो हर किसी का दिमाग खराब तो होगा ही। क्या गलत कह रही है? उसे अपने पति की चिंता है, कैसे मैं दिन रात एक करके पैसे कमाता हूँ और आप लोग यूं ही अपने खर्चे गिनाते रहते हैं तो माया आप लोगों पर भड़केगी नहीं तो और क्या करेगी? जब उसे चाय पीनी थी तब उसके लिए दूध ही नहीं बचा तो वह आप लोगों को सुनाएगी ही ना। प्रताप जी ने कहा, तो इसका मतलब तू भी उसी की तरफ है।
ठीक है बेटा, हम समझ गए। अब तुझे तेरे माता पिता बोझ लगने लगे हैं तो फिर तू मेरे घर से चला जा और कहीं अपनी नई दुनिया बसा। हम अपना देख लेंगे, तू भी अपना देख ले। हम कहाँ जाएंगे पापा? अपने घर को छोड़कर जाएंगे तो आप लोग यहाँ से। सुमित ने कहा, मत भूलिए यह घर मेरा है, तो तू किस हक से हमें निकाल रहा है? प्रताप जी ने कहा, पापा यह घर आपका था और उस दिन बाइक की EMI किस्त के पेपर पर जब आपने साइन किए थे तब उसमें से एक पेपर इस घर का भी था। उस घर के पेपर आपने साइन कर दिए थे। मैं तो कब से आप दोनों से छुटकारा पाना चाहता था और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। फिर हमें यह आइडिया आया जिससे आपसे पीछा भी छूट जाएगा और यह घर मेरे नाम भी हो जाएगा। सुमित ने हंसते हुए कहा, वाह बेटा, क्या सिला दिया अपने माता पिता के लाड़ प्यार का। जो माता पिता तुझे पूरी दुनिया के फरेब से बचाता रहा, आज उन्हीं के साथ फरेब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? प्रताप जी ने कहा, पापा आपने वही किया जो हर पिता अपने बच्चों के लिए करता है। यह मत सोचिए कि आपने कुछ महान काम कर दिया। वैसे भी अब तो आप मेरे कमाए गए पैसों से ही इतने दिनों से खाना खा रहे थे, पर अब बहुत हो गया। अब मैं और आप लोगों का खर्चा नहीं उठा सकता। मुझे दिशा को बाहर भेजकर पढ़ाना भी है। सुमित ने कहा। फिर कमला जी कुछ कहने के लिए बोलने ही जा रही थी कि उनकी बहू माया ने उन्हें एक थप्पड़ जड़ दिया। बस कर बुढ़िया, और ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ करने की जरूरत नहीं है। जैसा कहा है कर, वरना तो अब तक जो नहीं हुआ वह भी हो जाएगा। प्रताप जी और कमला जी बिल्कुल हैरान होकर अपने कमरे में चले गए और फिर उस दिन वह दोनों अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। पूरे दिन बिना कुछ खाए बैठे रहे, पर किसी ने उनसे एक बार भी खाने को नहीं पूछा। अगली सुबह दिशा अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाली थी, इसलिए वह दादा दादी के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। कमला जी जब दरवाजा खोलती हैं तो दिशा उनसे पूछती है, क्या हुआ दादी, दरवाजा क्यों बंद किया है? अच्छा छोड़ो, आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर कुछ बड़ा कर पाऊँ और जब मैं घर वापस आऊँ तो आप लोगों को गर्व हो मुझ पर। बेटी, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। आज एक बात तुझे कहना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। चाहे जितना पढ़ लिख लेना, पर अपने इंसानियत कभी मत छोड़ना। कभी किसी को धोखा और फरेब मत करना और अपने माता पिता का अनादर कभी मत करना। किताबी ज्ञान तो हमें रोजगार दिलाता है, पर सामाजिक ज्ञान हम जीना सिखाती है। जाओ बेटी, खूब तरक्की करो और जब वापस आओ तो अपने माता पिता का सहारा बनो। प्रताप जी ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहा, सिर्फ मम्मी पापा का ही क्यों, मैं आपका और दादी का भी मैं सहारा बनूंगी। दिशा ने कहा, शायद इसकी नौबत ही नहीं आएगी। प्रताप जी ने कहा, क्या क्या कहा दादाजी आपने? दिशा ने पूछा। कुछ नहीं बेटी, अच्छा खूब मन लगाकर पढ़ और अपने इस बूढ़े दादा की सीख को याद रखना। प्रताप जी ने कहा। दिशा पढ़ाई करने चली गई। कुछ दिन बाद सुमित अपने माता पिता से बोला, पापा माँ, जल्दी से आप दोनों तैयार हो जाएं। आज शाम को आप दोनों को आश्रम छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। मैंने वहाँ बात कर ली है, वहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं। सुमित बेटा, मेरी तुमसे एक विनती है, अपनी माँ को वहाँ मत भेजो। इस उम्र में मैं चला जाता हूँ, वहाँ पता नहीं कैसे हालात होंगे। इस उम्र के तुम्हारी माँ कैसे वहाँ खुद को संभाल पाएगी?
जाएगी। तुझे घर के कामों के लिए भी एक नौकरानी तो चाहिए होगी ना, तो उसी के लिए अपनी माँ को यहाँ रख लो। सैलरी के नाम पर उसे 2 वक्त का खाना और पुराने कपड़े दे देना, इतना तो तू कर ही सकता है ना। लाचार और बेबस प्रताप जी ने बिलखते हुए कहा, यह किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जहाँ आप रहेंगे वहाँ मैं भी आपके साथ रह लूँगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जो औरत अपने घर से कभी किसी के घर जाकर एक दिन नहीं रही, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं, क्योंकि उसे और कहीं नींद नहीं आती, तो मैं अकेले कैसे रह सकती हूँ। तुम यहीं रहो और अपना ध्यान रखना। हमारा क्या है, वैसे भी वृद्ध अवस्था में चल रहे हैं, बस उसे अच्छे से जी कर बिताना है। प्रताप जी ने कहा, बस अब ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों ही चल रहे हैं। सुमित ने कहा, अरे सुनिए पतिदेव। यह कहकर माया सुमित को एक साइड में ले जाकर कहती है, ठीक ही तो कह रहे हैं पापा जी, मुझे मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। घर के इतने सारे काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। जब हम नए घर जाएंगे तो इतना ज़्यादा काम हो जाएगा, तब इस बुढ़िया को उन सारे कामों में लगा देंगे और हमें थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। माया ने इस बात से सुमित सिर्फ अपने पिता को ही ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर कमला जी नहीं मान रही थी। प्रताप जी ने कमला को अपनी कसम देकर मजबूर कर दिया। इस उम्र में जहाँ दोनों साथ रहकर अपने सुख दुख की बातें करते थे, वहीं आज दोनों को अलग अलग किया जा रहा है, जिसके पैदा होने पर दोनों कभी अपना रिश्ता और मजहब होने की खुशी मना रहे थे। प्रताप जी के जाने से कमला जी बिल्कुल टूट सी गई थी। वह दिन भर मशीनों की तरह काम करती और अपने कमरे में फूट फूट कर रोती रहती और सुमित से अक्सर कमला जी प्रताप जी से मिलवाने के लिए कहती, पर सुमित कभी अपनी माँ को अपने पिता से नहीं मिलवाता है और कुछ दिन बाद एक नया मकान दूसरे शहर में ले लिया। सुमित और माया अब फूले नहीं समा रहे थे। प्रताप जी और कमला जी की जिंदगी अब रो रो कर बीत रही थी। जहाँ कमला जी अपने घर की में ही नौकरानी बनकर जीवन बिता रही थी, वहीं दूसरी ओर प्रताप जी अपनी जिंदगी सड़कों पर, सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोकर बिता रहे थे। कुछ दिन बाद उन्होंने एक सड़क के किनारे झोंपड़ी बनाई। उस झोंपड़ी में वह जमीन पर सो जाते, जहाँ ना तो पंखा था और ना ही बिस्तर। उन्हें नित्य कर्म के लिए उठकर अच्छी खासी दूरी तय करनी पड़ती थी, पर उन्होंने हालातों से समझौता कर लिया था। उस झोंपड़ी में अच्छा खाना भी तो तभी नसीब होता था जब किसी पैसे वाले के घर में दावत होती थी। उन्हें अच्छा खाना खाए हुए काफी दिन हो चुके थे। हफ्ते भर से वह रूखा सूखा खाना खाकर जी रहे थे। कमला जी जब अपने बेटे से, अपने पति से मिलने की जिद कर रही थी, तो उसने एक दिन एक अखबार लेकर आया और किसी और आदमी को अपना पिता बताकर अपनी माँ को बताया कि पिताजी के मरने की खबर अखबार में छपी है, इसलिए आप उनसे मिलने की जिद करना छोड़ दीजिए। अब वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन कमला जी का दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि उनके पति प्रताप जी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। कमला जी अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाए बस रोती जा रही थी। किसी भी पत्नी के लिए ये दिन आसान नहीं होता है। साल महीने यूं ही बीत गए। लगभग 1 साल हो गई थी उन्हें गए हुए, लेकिन आज भी कमला जी के दिल में उनके पति की एक याद उनकी आंखों के सामने घूमती रहती थी। तभी उनकी बहू कमरे में दमकते हुए आई और उनके मुंह पर अपनी एक मैली सी पुरानी साड़ी को फेंकते हुए बोली, बंद कीजिए यह रोना धोना और उसे पहनकर बाहर आइए।
पंडित जी आते ही होंगे, उससे पहले बहुत सारे काम बाकी हैं। अब इतना सारा काम क्या तुम्हारा मरा हुआ पति आकर करेगा? कमला जी बोली, बहू तुम लोग ऐसा मत करो, मेरा दिल कह रहा है प्रताप जी जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। माँ आप फिर से वही नाटक लेकर बैठ गई। उस दिन तो आपको उनकी शव की फोटो अखबार में दिखाई थी, यह क्या नई नवेली बहू की तरह पति की रट लगाए आंसू बहाए जा रही हो? कमला जी रोते हुए बोली, तुम दोनों ने यहाँ मेरे साथ सही नहीं किया। पहले तो मेरे पति को मुझसे दूर कर पता नहीं कहाँ छोड़ आए, और आज तुम लोग मुझे उनका श्राद्ध करने को बोल रहे हो। मेरी बद्दुआ है तुम लोगों को कि तुम कभी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहोगे। जिस तरह मैं अपने पति की याद में तड़प रही हूँ, तुम लोगों को भी कभी चैन नहीं मिल पाएगा। बोली, चुप कर बुढ़िया, वरना तेरा भी गला दबा दूंगी। चल चुपचाप झूठे बर्तन पड़े हैं, उन्हें मांझ कर रख। कमला जी बर्तन मांझने बैठ जाती हैं। सुमित बोला, अरे माँ, उस बूढ़े की आत्मा की शांति के लिए घर के लोगों को भोजन खिला रहे हैं, पंडितों को बुलाकर उन्हें दान दक्षिणा दे रहे हैं। माया अपनी सास कमला को ले जाकर झाड़ू देती है और कहती है, घर से बाहर तक सारी सफाई करके रखो, सारे मेहमान आने वाले हैं। कमला जी बेचारी रोते हुए झाड़ू से साफ सफाई करती जा रही हैं और सोच रही थी, यह लोग कितना भी कह ले, लेकिन मेरा दिल कहता है कि प्रताप जी जिंदा हैं और यहीं कहीं हैं। मैं अपने जीते जिंदगी अपने पति का श्राद्ध नहीं बनाऊंगी। घर में मेहमान आने शुरू हो गए थे। कुछ औरतें सजी सवरी खिलखिलाती हुई माया के घर में आती हैं कि तभी उनकी नज़र माया के आंगन में झाड़ू लगा रही कमला जी पर जाती है। अरे माया, बाहर जो तेरी काम वाली झाड़ू लगा रही है, कहाँ से रखा है उसे? काम तो बड़े साफ तरीके से कर रही है, हमसे भी बात करवा। हम तो कब से ऐसे ही काम वाली ढूंढ रहे हैं, पर हमें तो नहीं मिली। और तुम्हें इस मोहल्ले में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए, तुमने काम वाली का भी जुगाड़ कर लिया। अरे क्या आते ही क्या इन लोगों के कामों को लेकर उलझ गए? अभी कुछ देर तो घर गृहस्थी भूल कर मजे करो। माया ने कहा, हाँ एंजॉय करने ही तो आए हैं, पर फिर जाना इस घर गृहस्थी में ही तो है, तो उसकी चिंता तो होगी ही ना। उसी मोहल्ले की एक औरत ने कहा। तभी दूसरी औरत रीना उसके बगल में रहती है। अरे यह कोई काम वाली नहीं है, माया की सास है। हाँ वह बात अलग है, उसने उन्हें काम वाली बनाकर रखा है। यह कहकर वहाँ सभी हंसने लगी। रीना के इतना कहते माया बोल पड़ती है, बस बस नज़र मत लगाओ, मेरी किस्मत खुद से नहीं बनती है, बनानी पड़ती है। जरा हमें भी कोई नुस्खा दे दो। कैसी किस्मत बनाने के लिए? रीना ने कहा। सारी औरतें और मेहमान खाना खा रहे थे और बेचारी कमला जी सबके झूठे बर्तन साफ करने में लगी हुई थी कि माया की सहेलियां अपना झूठा खाना कमला जी को जबरदस्ती खिलाते हुए बोली, बुढ़िया तू भी खा ले, अब हमसे तो और नहीं खाया जाएगा। दूसरी बोली, ले बुढ़िया, मेरा भी झूठा बचा हुआ है, ले इससे भी खा ले। माया की सारी सहेलियां जबरदस्ती कमला जी को झूठा खाना खिलाने लगी थी कि तभी एक जोरदार तमाचा माया की सहेली के गाल पर पड़ा। सभी लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। माया जो अभी खिलखिलाकर हंस रही थी, वह भी आश्चर्य से उस लड़के को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। सामने रखी प्रताप जी की तस्वीर से राज ने माला उतारकर फर्श पर फेंक दी और उनकी तस्वीर को प्रणाम करके दीवार पर लगा दिया और सब मेहमानों से हाथ जोड़कर वहां से
जाने के लिए बोला। कुछ ही देर में सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। माया की सहेलियां भी जा ही रही थी कि उस लड़के ने उन्हें वहीं ठहरने को कहा। माया और सुमित गुस्से में उस लड़के पर चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आकर यह सब करने की? कौन हो तुम? जैसे ही वह उस लड़के को थप्पड़ मारने चले कि थप्पड़ लगने से पहले दिशा ने आकर माया का हाथ पीछे से पकड़ लिया। अरे माँ, यह क्या कर रही हो? अपने दामाद का स्वागत आप ऐसे करेंगी? माया आश्चर्य से बोली, यह क्या बकवास कर रही हो? सुमित भी वहीं था तो वह भी बोल पड़ा, दिशा, सब मेहमानों के आगे तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। दिशा गुस्से में बोली, तमाशा तो आप लोगों ने बनाया है पापा दादी माँ की जिंदगी से, जिनसे जीते जी उसके पति का श्राद्ध करा रहे थे। शर्म नहीं आती आप दोनों को? कमला जी पोती के पास आकर झट से बोली, क्या कहा बेटे तूने? क्या सच में तेरे दादाजी जिंदा हैं? राज कमला जी का हाथ थाम कर बोला, हाँ दादी माँ। वह गुस्से में माया की ओर आंखें दिखाता हुआ बोला, कोई किसी से कुछ भी क्यों ना छीन ले, लेकिन उसका भाग उसकी किस्मत कोई नहीं छीन सकता। ये लड़का क्या बके जा रहा है? वह बूढ़ा तो कब का मर चुका है। सुमित और माया सक पकाते हुए बोले। राज बोला, अच्छा तो ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राज बाहर गया और कार में से जैसे ही प्रताप जी को घर के गेट के बाहर लेकर आया, दोनों बेटे बहू के पैरों तले जमीन सरक गई। कमला जी प्रताप जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। राज अपनी सास माया और ससुर समित की तरफ आंखें दिखाकर बोला, दादी माँ, आरती की थाली सजाकर लाइए। दादाजी का गृह प्रवेश आज पूरे मान सम्मान के साथ होगा इस घर में। दिशा ने दादी माँ और दादाजी की आरती उतारी तो दिशा और राज की भी आंखें भर आईं। दिशा बोली, राज तुम दादा दादी को उनके कमरे में लेकर जाओ, मैं अभी आती हूँ। राज दोनों को उनके कमरे में लेकर चला गया। माया बोली, ये सब क्या है? तूने शादी कब की? और आज 8 महीने बाद तेरा चेहरा देख रही हूँ। आज तो 8 महीने बाद मेरा चेहरा भी दिख गया माँ, आगे तो वह भी शायद नसीब ना हो। दिशा ने कहा, यह कैसी बातें कर रही है तू बेटी? माया ने कहा, आंटी, आप लोगों के बच्चे तो होंगे ही। दिशा ने वहां मौजूद सभी औरतों से पूछा, जिस पर एक औरत को छोड़कर सभी ने हाँ कहा। जिस औरत ने हाँ नहीं कहा उसका नाम रीना था और उसे कोई बच्चा नहीं था। अच्छा हुआ आंटी जी जो आपका कोई बच्चा नहीं है, वरना वह मेरी तरह एक दिन अपने माता पिता को व्रत आश्रम भेज देता। दिशा ने गुस्से में कहा, यह कैसी बातें कर रही हो बेटा? तूने कब हमें व्रत आश्रम भेजा? माया ने आश्चर्य से पूछा। भेजा तो नहीं अभी तक, अब सोच रही थी, लेकिन अब सही वक्त आ गया है। जैसे आपने दादाजी और दादी माँ से कितनी बेदर्दी से अलग कर दिया था। दिशा के मुंह से यह सुनते ही माया सक पका जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि दिशा को कैसे पता चला। वह क्या है ना आंटी, यहाँ इस घर में बुजुर्ग को रखने का रिवाज नहीं है। जब तक उनके हाथ पैर सलामत रहेंगे तब तक उन्हें रखा जाएगा। जैसे ही वह कमजोर पड़े वैसे ही उनको इस घर से निकाल दिया जाता है। दिशा ने कहा, तू यह सब क्या बोले जा रही है? वह भी मेहमानों के सामने इतने दिनों बाद घर आई है। कहाँ तुझे अपनी माँ के गले लगना चाहिए और कहाँ तू ऐसी बातें कर रही है? माया ने कहा, माँ, ऐसी बातें सुनकर आपको बुरा लगा क्या? पर क्यों? यह तो हमारे घर का रिवाज है ना, जिसे मैं तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगी। दिशा ने कहा और फिर सभी औरतों से हाथ जोड़कर बोला, आप लोगों से विनती करती हूँ कि प्लीज अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें।
और दोबारा यहाँ कदम रखने की जरूरत नहीं है। सारी सहेलियां अपना सब मुंह लेकर वहां से चली गई। अब बता तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। आज मेहमानों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती की तूने। बाहर रहकर क्या आई है, तू अपने संस्कार ही भूल गई। माया ने कहा, क्यों माँ, अभी जब आपने दादी की पहचान नौकरानी कहकर अपनी सहेलियों से करवाया, जब आपके संस्कार को क्या हो गया था। और दादाजी बेचारे अकेले इस उम्र में दर दर की ठोकरें खा रहे थे और यहाँ दादी काम कर रही हैं। घर काम के लिए एक नौकरानी चाहिए थी, इसलिए दादी को यहाँ रखा और दादाजी को वो बोझ समझकर घर से निकाल दिया। अब तो आप लोगों को भी उसके लिए अभी से तैयार रहना चाहिए ताकि उस समय आप लोगों को झटका ना लगे। दिशा ने गुस्से में कहा। इतना कह वहां से अपने दादा दादी के कमरे में चली गई और उनके कदमों में फूट फूट कर रोने लगी। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे होते हुए आपके साथ यह सब हुआ। कमला जी बोली, बेटा मुझे पता था कि प्रताप जी को कुछ नहीं हुआ, पर यह लोग जीते जी उनका श्राद्ध मना रहे थे। जिस बेटे के मुंह से कभी हमने एक निवाला तक नहीं छीना, उसने अपनी माँ की जिंदगी से सुख चैन सब छीन लिया था। कमला जी कहते कहते फूट फूट कर रोने लगी। दिशा ने कमला जी के आंसू पोंछते हुए बोली, मत रोइए दादी माँ, जितना रोना था आप लोग रो लिए और रोने की बारी उन लोगों की है। कमला जी ने अचानक से कहा, दिशा क्या सच में यह मेरा पोता दामाद है? प्रताप जी बोले, हाँ कमला, इसी बच्चे के कारण तो मैं आज तक जिंदा रहा। यह नहीं होते तो कब का मैं इस दुनिया को छोड़ चुका होता। जिस बेटे के लिए हमने इतनी मिन्नतें मांगी कि ना जाने कितने मंदिरों में जाकर माथा टेका, वही बेटा हमारे साथ ऐसा करेगा, हमने कभी नहीं सोचा था। कहते प्रताप जी अपने अतीत की ओर खोए चले गए। वह बताते हैं, जब वह एक दिन रोड पर भटक रहे थे, तभी राज अपनी ड्यूटी से लौट रहा था तो प्रताप जी बेसुध सी हालत में उसकी गाड़ी के आगे आ जाते और हाथ जोड़कर बोलता है, बाबा आपको लगी तो नहीं? नहीं बेटा, प्रताप जी ने कहा, बाबा आपका घर कहाँ है? आइए मैं छोड़ देता हूँ आपको। प्रताप जी नम आंखों से बोले, मेरे बेटे ने ही मुझे बेघर कर दिया। मेरा कोई घर नहीं है बेटा। तुम्हारे घर अगर किसी नौकर की जरूरत हो तो मुझे अपने घर में नौकर के रूप में रख लो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। प्रताप जी हाथ जोड़कर बोले तो राज मना नहीं कर पाया। उसने अपने घर में उनको माली का काम दे दिया, जिससे उन्हें ऐसा ना लगे कि वह हम पर बोझ है। धीरे धीरे प्रताप जी का वहाँ मन लगने लगा। राज को भी उनमें अपने दादा की छवि दिखाई देने लगी थी। एक दिन जब दिशा राज के घर उससे मिलने पहुंची तो वहां अपने दादाजी को देखकर हैरान रह गई। दादाजी, आप यहाँ क्या बोल रही हो? दिशा ने दौड़कर प्रताप जी के गले से लगा लिया। हाँ राज, ये मेरे दादाजी हैं, पर वो यहाँ कैसे? राज ने पहले तो प्रताप जी के पैर छुए तो प्रताप जी ने आश्चर्य से देखने लगे। दिशा बोली, दादाजी ये आपके होने वाला पोता दामाद है। प्रताप जी ने राज के सर पर हाथ रखा। दिशा बोली, पर दादाजी आप यहाँ कैसे और दादी कहाँ है? प्रताप जी ने जब सारी सच्चाई बताई तो दिशा के पैरों तले जमीन सरक गई और वह अपने मम्मी पापा के होश ठिकाने लाने का सोचती है। जब उसकी माँ पापा की सच्चाई अपने दादा दादी से उसे पता चली तो वह लगभग 2 महीने पहले अपने घर आई थी और तब भी वह अपने दादाजी के बारे में अपने पापा से पूछती रही, लेकिन उसे सब कुछ पहले से ही पता था। इसलिए जब सुमित ने कहा कि दादाजी मथुरा गए, उसने और कोई सवाल नहीं किया, वापस चली गई। वह वापस चली गई थी, लेकिन
अब वह कुछ योजनाएं और प्लान बना रही थी। उस दिन दिशा की ऐसी बातें सुनकर सुमित ने उस पर काफी गुस्सा किया, जिस पर दिशा ने कहा, पापा, मैंने दादाजी से वादा किया था कि मैं उनका सहारा बनूंगी। आज मैं उनको उनका हक दिलवाऊंगी। आज इस घर के असली मालिक आ गए हैं। आपको याद है 2 महीने पहले आपसे अपने कॉलेज के एक पेपर पर साइन करवाया था। वह पेपर इस घर के थे, ना कि मेरे कॉलेज के। उस दिन ही आपने दादाजी के नाम पर यह मकान कर लिया था। आप दादाजी, आप फैसला कीजिए इन्हें कहाँ भेजना है। सुमित, तू अच्छा बेटा तो नहीं बन पाया, पर पता नहीं कैसे तू एक अच्छा पिता जरूर बन गया। उसने जाते वक्त मुझसे कहा था कि हमारा सहारा बनेगी, और इसने ऐसा भी कर दिया। आज इसने मुझे यह घर वापस दिलाकर मेरा सहारा बनी। प्रताप जी ने अपने बेटे बहू दोनों को घर से निकाल दिया, फिर कभी उनकी तरफ पलट कर नहीं देखा। दोनों बहुत गिड़गिड़ाए रोए, लेकिन प्रताप जी आज नहीं माने। माया और सुमित दिशा से हाथ जोड़कर बोले, तू तो हमारी बेटी है, तू तो ऐसा मत कर। दिशा गुस्से में बोली, माँ, आपकी बेटी उसी दिन मर गई थी जिस दिन आपने दादा दादी के साथ इतना गलत किया था। आज से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। समझ लेना कि आपकी बेटी कभी मर चुकी है। अब जाइए यहाँ से, और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। दोनों चुपचाप वहाँ से चले गए। तो कुछ दिनों बाद प्रताप जी और कमला जी ने अपनी पोती की धूमधाम से शादी करवाई। राज और दिशा भी पूरे जी जान से अपनी दादी और दादा की सेवा की। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या दिशा ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।